नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। समसामयिक विषयों पर आधारित जो चर्चाएं हैं उस पर आप हमारा एक खास कार्यक्रम सोमवार से शनिवार देख सकते हैं। आज की चर्चा हम कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 पर। 3 नवंबर को मतदान हुआ और इस मतदान के बाद अब जो सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो नतीजों के औपचारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, उनके सामने जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। बेहद दिलचस्प मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिला। जो बाइडेन फिलहाल निर्णायक बढ़त भी बनाए हुए हैं। इस बार आखिर किन मायनों में खास रहा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, क्या रहे बड़े मुद्दे और कोरोना महामारी के बीच कैसे असाधारण रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आरती टीकू सिंह, साथ ही विदेश मामलों की जानकार श्रीराम चौलिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, ये चुनाव क्या इशारा कर रहे हैं आखिर? प्रीति, बहुत ही विभाजित हैं अमेरिका में मत। आप अगर पॉपुलर वोट देख लीजिए तो लगभग 50% ट्रंप को ही मिला। 48 से ज्यादा प्रतिशत ट्रंप को मिले हैं और शायद 50 के करीब बाइडेन को मिलेंगे, जो कि वही आंकड़ा है जो पिछली बार 2016 में भी हमने देखा था। हिलरी क्लिंटन के भी 52 और इनके 48 थे। तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका का एक हिस्सा जो है, पूरा एक भाग, वो दक्षिणपंथी खेमे में है और दूसरा वामपंथी, या आप जो कह लें लिबरल उदारवादी कह लीजिए। तो इन दोनों के बीच जो अभी दीवार सी खड़ी है वो बहुत एक संकट सब कई सालों से चलता आ रहा है। वो अब मुझे लग रहा है कि और भी आगे इसी का सिलसिला जारी रहेगा। और इसकी वजह यही है कि कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच बिल्कुल जैसे आई टू आई कुछ भी नहीं है और वो बिल्कुल बटे हुए हैं। तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। और आप जानते ही हैं कि ट्रंप ने विवादित भी बना दिया है और उन्होंने कहा है कि हम चाहे जो भी नतीजा निकले हम उस पे उसे मंजूर नहीं करेंगे और बल्कि उसको चैलेंज करेंगे कानूनी तौर पे, और हो सकता है सड़कों पर भी लोग उतर आए। तो और लग नहीं रहा है कि इस चुनाव से अमेरिका की जो समस्याएं हैं उनका कोई बहुत ज्यादा हल निकलेगा। और अब देखना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है कि कौन जीता कौन हारा, कौन से मत जायज थे कौन से नाजायज थे, तो ये बड़ा ही एक मेसी, जो हम कहते हैं मेसी आउटकम, वो नजर आ रहा है। और अमेरिका में स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और अमेरिका का जो विश्व में किरदार है, उन दोनों पे सवालिया निशान लगेगा। क्योंकि ये जो इलेजिटिमेसी जो हम कहते हैं सिस्टम का, वो उभर कर आ रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि एकत्रित होकर अमेरिका अपने आप को संभाल पाएगा। तो संकट की जो प्रक्रिया चल रही थी कई वर्षों से, मुझे लग रहा है कि अब ये और कई वर्ष और आगे भी देखने को मिलेंगे। तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि किसी न किसी तरह ये घर उनका बस जाए और दोबारा वो एक स्थिर और सुदृढ़ बने। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर तो नहीं है। हाँ, ठीक है। आरती, जैसा डॉक्टर चौलिया भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कही नतीजों के औपचारिक ऐलान से पहले ही, मैं समझना चाहूंगी क्या ये किसी तरह से नतीजों को प्रभावित कर सकता है, उसके औपचारिक ऐलान के समय को प्रभावित कर सकता है? क्या असर होगा इसका? देखिए, बिल्कुल मैंने कल भी कई चैनल्स पे ये बात कही कि ये इलेक्शंस इतनी जल्दी डिसाइड नहीं होने वाले हैं। कोई भी कंक्लूसिव विक्टर हमको अभी इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा कि कौन है। ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है उन लोगों ने कई स्टेट्स में कंटेस्ट किए हैं इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया है। तो वो ये एक बहुत लंबा लीगल बैटल होगा। और जैसे कि हमारे पिछले पैनलिस्ट ने कहा, ये बिल्कुल अमेरिकन डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम 2020 में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिया जैसी जिसको वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं और पिछड़ा हुआ समझते हैं, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और इतनी बड़ी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन अमेरिका 2020 में
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी मैं कहूंगी कि अनफॉर्चुनेट बात है कि वर्ल्ड का सुपर पावर होने के बावजूद वो एक सिस्टमैटिक फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे हैं। उनके जितने भी मेल इन बैलेट्स पे जितने प्रश्न उठ रहे हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लीगल बैटल में उनकी बात से पूरे विश्व में इस बात पे डिबेट जरूर होगा कि अमेरिकन डेमोक्रेसी की अल्टीमेटली क्रेडिबिलिटी क्या है, तो लेजिटिमेसी क्या है। आज की डेट में कल हमने जैसे कि देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बैटल ग्राउंड स्टेट्स में लीड कर रहे थे। पूरा दिन हमको पता चला कि वो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट एरिजोना सब जगह लीड कर रहे थे, लेकिन वही स्टेट्स फ्लिप हो रही है मेल इन बैलेट के बाद। तो मेल इन बैलेट में आखिर क्या है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी जून में इस साल ऑलरेडी कह चुके थे कि मेल इन बैलेट्स एक सबसे बड़ा स्कैंडल होने वाला है इस कंट्री में। तो वो इतने टाइम से कह रहे, कई महीनों से कह रहे हैं। तो दूसरी बात, जब जो बाइडेन कल आए बीच 3 बजे रात को, एक अनयूजुअल मूव था कि जब बिल्कुल ये क्लियर नहीं था कि कौन जीत रहा है, किसके पक्ष में वोट जा रहा है, क्योंकि बैटल ग्राउंड स्टेट्स की गिनती अभी भी हो रही थी। लेकिन जो बाइडेन ने समय से पहले ही जाके ये कह दिया कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं। तो एक अनयूजुअल मूव था। और उसके बाद ही हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि वो डेमोक्रेट जो है वो चोरी कर रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट्स की। ये उन्होंने कहा कि काउंटिंग बंद होनी चाहिए, मेल इन बैलेट्स की नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों की वजह से ये लग रहा है, वो जो आप देख रहे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। इनफैक्ट एंटीफा प्रोटेस्ट भी ऑलरेडी हो रहे हैं। एंटीफा प्रोटेस्ट कहे या एंटीफा सेलिब्रेशंस कहे, लेकिन वो केओटिक एनार्किक सेलिब्रेशंस हो रही है अमेरिका में इस वक्त। तो उससे ये समझ आ रहा है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं उसमें एक दरार पड़ गई है, एक कोलैप्स कर गई है कई सारे लेवल्स पे। तो बहुत दुखद बात है। लेकिन ये मैं कहूंगी कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी इस इलेक्शन में यूज किया गया। आप देखिए कोरोना वायरस पेंडेमिक से पहले डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी मैनिफेस्टो प्रोमिसेस थे, कमिटमेंट्स थी, वो पूरी की गई थी। लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक होता है और इकोनॉमी कोलैप्स होती है। 2 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक में अमेरिका में। इंडिया में 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं। तो पूरा विश्व में इतना बड़ा जो एक डिसरप्शन आया, और इसी डिसरप्शन के बीच में ये इलेक्शंस होते हैं। तो मैं नहीं मानती कि ये किसी भी तरीके से फ्री फेयर हिस्टोरिकली हम कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सवाल खड़े होते हैं इस पर, जैसा आप कह रही हैं आरती, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के बीच ये चुनाव हो रहा है, जैसा आप भी कह रही हैं। डॉक्टर चौलिया, इतना मतदान, इतना वोटर टर्नआउट, रिकॉर्ड मतदान कोरोना महामारी के बीच भी, इसका कारण क्या रहा और इसका असर क्या दिख रहा है? जी, प्रीति कह रहे हैं कि 66 से ज्यादा परसेंट से ज्यादा इस बार मतदान हुआ है, जो कि रिकॉर्ड है। और मेरे एक तो देखिए पार्टियों का गेट आउट द वोट करके होता है, उनका पूरा ऑपरेशन होता है कि हमारे जितने समर्थक हैं एक एक को के मत डलवाना है, और तभी जाकर हम प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। तो एक तो वो होता ही है नॉर्मल। दूसरा, इस बार जो आरती जी कह रही है कि ये जो मेल इन बैलेट्स हुए, ये सैकड़ों लाखों के तादाद में इस बार दर्ज हुए हैं। तो इसी पर विवाद भी है। इसकी वजह से भी नंबर काफी बढ़ गए हैं। और इसके पीछे एक कारण जरूर है कि जो ध्रुवीकरण हम कहते हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण अमेरिका में बहुत ही अधिकतर हो गया है पिछले कई सालों में। और जो राइट है, जो लेफ्ट है, इन दोनों के जो विचारधारा की जो लड़ाई है, ये बहुत ही तीव्र गति प्राप्त कर गई है। और इसकी वजह से भी लोगों ने, जैसे एक जो पूरा पक्ष है वो कहता है कि हम मर भी जाए लेकिन ट्रंप को अपना राष्ट्रपति नहीं मानेंगे, और दूसरा पक्ष ऐसा है जो कहता है हम मर भी जाए लेकिन बाइडेन को बनने नहीं देंगे।
तो इस हालत में मेरे ख्याल से लोगों ने भी बहुत जोश दिखाए हैं और टर्नआउट बहुत हाई था। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं राजनीतिक शास्त्र का एबीसी है कि जब टर्नआउट बहुत अधिक होता है या अधिक नजर आता है तो जो सत्ताधारी होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो वही लग रहा है कि आखिरकार बाइडेन को ही विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि मोबिलाइजेशन हुआ है, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है, वोट डाला लोगों ने या मत भेजे गए पोस्टल बैलेट से, वो एक बात है, अच्छी बात। ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेशन ज्यादा है, लोग भागीदार बन रहे हैं व्यवस्था में। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो व्यवस्थाओं पे सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे काउंटी लेवल की जो अभी जहां पे अभी भी कई राज्यों में गिनती हो रही है, वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लेफ्ट राइट का जो ये टकरार है, ये और गहरा होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये टर्नआउट के हाई होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इलेक्शन रहा हो, क्योंकि नतीजे अगर एक पक्ष मानने को तैयार नहीं है तो फिर ये क्या बात है। आई मीन पार्टिसिपेशन से क्या हो जाता है? पार्टिसिपेशन के बाद आपको एक यूनाइटेड स्टेट्स बनाना, अभी तो डिसयूनाइटेड स्टेट्स लग रहा है, जिसमें कि अब सहयोग ना हो समाज का, तो क्या राष्ट्रपति बनेंगे? आई मीन बाइडेन अगर बन भी गए तो 4 साल उनके कैसे जाएंगे? क्या एक तरह से वो जो घाव हैं लोगों के जाति के ऊपर, वर्ग के ऊपर, ये सब जो घाव हैं, ये इनको भरने में कैसे कामयाब हो पाएंगे? तो लग नहीं रहा है कि बाइडेन ने कोशिश जरूर की कि मैं रेड स्टेट्स नहीं, ब्लू स्टेट्स नहीं, मैं पूरा यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर चलूंगा, सबको साथ, सबका विकास टाइप का उन्होंने मैसेज भेजा था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों ने ज्यादा वो पसंद किया है, और इसीलिए वो अगर जीत भी जाते तो बहुत ही नैरो मार्जिन से जीतेंगे। तो एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिका का दुर्भाग्य है कि इस स्थिति में पहुंच गई है। और आरती जी जैसे कह रही है कि डेमोक्रेसी अगर आगे बढ़ भी जाता है तो ये एक नाकाम सी डेमोक्रेसी होगी, और इसका फायदा चीन लेगी। चीन चाहेगी कि अमेरिका और ज्यादा कमजोर हो और इसी तरह अंदरूनी विवादों में घिरा हुआ हो, व्यस्त पड़ जाए और विश्व भर में चीन कब्जा कर ले। तो हमारे लिए भी चिंता का विषय है। हम चाह रहे थे कि कोई भी, चाहे बाइडेन हो या ट्रंप, बड़ी साफ तरीके से जीते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया। ठीक है, ठीक है। आरती, जैसा डॉक्टर चौलिया भी कह रहे हैं कि बटा हुआ अमेरिका इस तरह से दिखा है, मैं ये समझना चाहूँगी कि जो अमेरिकी जनता है, क्या लग रहा है कि वो इतने बड़े अगर रिकॉर्ड मतदान में भाग ले रही है, डॉक्टर चौलिया कह रहे हैं या तो जिताना है या हराना है, सिर्फ ये ध्यान में रखा गया। अगर इश्यूज़ पे हम आए, क्या इश्यूज़ जनता के जहन में रहे हैं, और अगर रहे हैं तो वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो चुनाव में हावी रहे इस बार? देखिए, मैं कहूँगी कि ये चुनाव जो है हेट्रेड पे लड़ा गया, क्योंकि पिछले 4 साल जब से ट्रम्प पावर में आए, जो डेमोनाइजेशन डोनाल्ड ट्रम्प का हुआ, मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में किसी और कैरेक्टर का यूएस में हुआ है। क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाइए अमेरिका में, एक पोलराइज सोसाइटी आपको बिल्कुल दिखाई देगी। जो लोग वाकई मतलब दिल से नफरत करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से, और उस विसरल हेट्रेड की वजह से आप देखेंगे कि जगह जगह जो हमने इलेक्शन से पहले जो राइटिंग हुई, वो ऐसा लगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती है, राइटिंग होती है, वायलेंस होती है, उस तरह की लग रही थी। तो वो जो वायलेंस हुई, वो उसका एक वो रीजन ये था क्योंकि अंदर ही अंदर सोसाइटी में बहुत क्लियर डिवीजन हो गया है। और वाइट क्रिश्चियन जो एक ऑब्वियसली मेजॉरिटी है अमेरिका में, जो रूरल बेल्ट है, उनको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनके सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये मैनिफेस्टो में था कि वो सारे वॉर्स से बाहर निकलना चाहते हैं, वो सोल्जर्स को वापस घर लाना चाहते हैं। वो अमेरिका की जो हर जगह इंटरवेंशन है, मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, उन्होंने जो वहां पे पीस बिल्ड करवाया इजराइल और सऊदी और यूएई और बाकी जैसे बाकी प्लेयर्स के साथ, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट थी। और ये वाइट
क्रिश्चियन जो मेजॉरिटी रूरल बेल्ट जो मैं कहूंगी अमेरिका का, उन सबको ये अपील करता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, ना कि विश्व के बारे में। वो अमेरिका के इंटरेस्ट पहले रख रहे हैं। तो अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, ये सारे स्लोगन जो है ये रूरल बेल्ट में बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि अपील किए। लेकिन अर्बन बेल्ट जो है अमेरिका का, वहां उन्होंने रेस को एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी इशू बनाया। उन्होंने रेसिज्म के चार्जेस लगाए प्रेसिडेंट ट्रम्प पे, उन्होंने सेक्सिज्म के चार्जेस लगाए प्रेसिडेंट ट्रम्प पे। उन्होंने देखिए कोरोना वायरस वुहान में ओरिजिनेट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्होंने कोई भी क्रिटिसिज्म जो चाइना के खिलाफ था, क्योंकि चाइना ने ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कि चाइना ने इनिशियली एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है इस कोरोना वायरस से। उन्होंने कोई भी जो ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल है, उस पर कोई बैन नहीं लगाए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शुरुआत की इंटरनेशनल ट्रैवल की, जो बैन उन्होंने लगाई यूरोप में पहले। तो कोरोना वायरस पे क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज था कि चाइना ने इनिशियली जिस तरह से कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है पूरे विश्व में फैलाया, उस पे क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज था। लेकिन यही जो डेमोक्रेट्स और जो लिबरल्स और लेफ्ट जो इकट्ठे आके जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प को डेमोनाइज किया था, उन्होंने ये कहा कि चाइना पे क्रिटिसिज्म और अटैक फेयर नहीं है, ये इसको रेसिज्म का इशू बना दिया। उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर जो है, इनफैक्ट जब तक ब्लैक लाइव्स मैटर का जो कैंपेन नहीं था, जब तक जो वायलेंस नहीं हुई उसके अंदर, तब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो ओवरऑल आप देखिए, जितने भी सिनेरियोज देखिए, इकोनॉमी देख लीजिए, उनका जो सोशल कोहेजन था, जो उनका आउटरीच प्रोग्राम्स थे ब्लैक कम्युनिटी के साथ या बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ, उसमें इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी भी आते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, उन्होंने टेक्सास में हाउडी मोदी जो आउटरीच उन्होंने दिखाया इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को, इंडिया में आके जो उन्होंने आउटरीच दिखाया, तो सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो अमेरिका की है, आउटरीच तो था। लेकिन जो डेमोनाइजेशन लेफ्ट और लिबरल्स की तरफ से आया उनके खिलाफ, उसने प्रोजेक्ट किया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक मॉन्स्टर है, वो रेसिस्ट है, वो सेक्सिस्ट है, और इन चीजों पे, इस हेट्रेड पे ये इलेक्शन लड़ा गया। दूसरी बात, उन्होंने कोरोना वायरस पेंडेमिक, जिसका कि सबसे बड़ा जिम्मेवार चाइना है और उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आंसरेबल नहीं बनाया, उसको कोई उनसे सवाल नहीं पूछे, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को जिम्मेवार ठहराया। कि देख लीजिए, कोई भी कंट्री देख लीजिए, यूरोप की, आप में इंडिया को तो छोड़ दीजिए क्योंकि इसको थर्ड वर्ल्ड मानते हैं, आप यूरोप की कोई भी कंट्री लीजिए, यूके लीजिए, जर्मनी लीजिए, फ्रांस लीजिए, इटली लीजिए, इन सारी कंट्रीज में सब जगह तो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, लेकिन वहां पे भी कोरोना वायरस पेंडेमिक का ऐसा बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में क्या पॉलिटिक्स हुई? अमेरिका में ये पॉलिटिक्स हुई कि डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लोग मारे गए। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो इलेक्शन था, ये हेट्रेड की फाउंडेशन पे, हेट्रेड की बेस पे इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा यूएस में इस बार। अच्छा, ठीक है, तो हेट्रेड के बेस पर इलेक्शन लड़ा गया है। डॉक्टर चौलिया, आरती ऐसा कह रही है। आपकी नज़र में और क्या बड़े इश्यूज थे जो अमेरिका के चुनाव में हावी रहे? क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका के वोटरों के लिए जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो भी बेहद अहम है। और जब महामारी कोरोना फैला, उसके पहले हम देखें तो ट्रम्प के शासनकाल में 3 साल तक अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर पेंडेमिक की वजह से मार्च में लॉकडाउन शुरू होते ही कामकाज बंद हुआ, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई, और जो लड़खड़ाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था थी उसमें फिर से एक बार उछाल आया, और जीडीपी 2020 की तीसरी तिमाही में 33% इस परसेंटेज की सालाना दर से बढ़ी है। तो क्या अर्थव्यवस्था के मसले पर कंफ्यूजन रही है अमेरिका में, या ये मसला उतना बड़ा नहीं बन पाया? जी देखिए, जो ओपिनियन पोल्स थे ना पहले, चुनाव से पहले,
उनमें लोगों ने कहा कि अर्थव्यवस्था को संभालने में ट्रंप को ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं बाइडेन के बजाय। लेकिन बदहाली जरूर है। आप देखिए पिछले क्वार्टर में 33% ग्रोथ हुआ तो वो एक बात है, लेकिन उसका असर जो आम लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगानी है उस पर आने में काफी समय लगता है, ट्रिकल डाउन जो कहते हैं हम। तो कई अब देखिए अभी एग्जिट पोल्स पे अगर आप देखें चुनाव के बाद कईयों ने कहा कि जो सफेद मेजॉरिटी है उनमें भी कुछ वोटर्स इस बारी ट्रंप को दगा दे गए हैं। लग रहा है कि अगर आप डेटा देखें तो माइनॉरिटी तो खैर ज्यादातर उन्होंने अल्पसंख्यकों ने ज्यादातर बाइडेन को ही मत दिए हैं, लेकिन व्हाइट वर्किंग क्लास जो हम कहते हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, ये जो विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ओहायो, ये जो राज्य हैं जहां पर ट्रंप का गढ़ पिछली बार उन्होंने बना लिया था, वहां पर जरूर ढिलाई हुई है। और इसका कारण यही है कि कई लोगों की नौकरियां गई हैं और अभी भी वो वापस नहीं आए। तो ट्रंप ने एक उम्मीद जताई कि अच्छा भाई ये जो क्वार्टर है देखिए हम बाउंस बैक कर रहे हैं और अगला 2021 में देखिए मुझे फिर से बागडोर दे दीजिए और मैं देखिए मैं क्या वही करिश्मा करूंगा जो पहले 3 साल में थे कोरोना से पहले। लेकिन देखिए इतिहास गवाह है कि जो सत्तारूढ़ होते हैं अमेरिका में उनका जो निर्णायक दौर होता है इलेक्शन से पहले वो 1-2 क्वार्टर पहले होता है। तो बदकिस्मती कह लीजिए ट्रंप की या चीन की चाल कह लीजिए, जो भी आप कहें, 2020 में 7-8 महीने पहले चुनाव से पहले ये कोरोना आ गया और इसकी वजह से आपने सही कहा कि पूरी मंदी पड़ी हुई है। और कई लोगों को और इन्होंने डराया भी बाइडेन के कैंप ने कि अच्छा भाई ट्रंप कहते हैं हम तो कोरोना के साथ जी लेंगे और किसी तरह बाहर निकल आएंगे, और बाइडेन ने बड़ा ही मशहूर लाइन दिया उसके जवाब में कि हम तो कोरोना के साथ मर रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं, और जब तक मैं ना आऊं तो ये कोरोना का जो विध्वंस है ये जारी रहेगी। तो एक तरह से लोग काफी डरे भी हुए थे कि अच्छा भाई आगे आने वाले समय में हमारा भविष्य नजर नहीं आ रहा, उज्जवल नजर नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कह लीजिए या फिर एंग्जाइटी जो कहते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या जाने हमारा क्या हश्र होने वाला है, इस तरह की सोच की वजह से भी ट्रंप को नुकसान हुआ है। अब मेल इन बैलेट्स का खैर वो तो एक विवादित है, लेकिन जो इन पर्सन वोटिंग हुई है, जो लोगों ने खुद आके मतदान केंद्रों में डाले हैं वोट बैलेट, उनमें भी उनके जो पिछले जो समर्थक थे उनकी जो हार्डकोर बेस थी उसमें ढिलाई हुई है और इसी वजह से आज हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से जो पॉपुलिज्म जो हम कहते हैं, लोक लुभावनवाद ट्रंप की थी, वो पहली बार काफी कामयाब थी 2016 में, क्योंकि तब लोग बदलाव चाह रहे थे। लेकिन 4 सालों के बाद उनकी जो अपने जो बहुत ही विश्वसनीय जो जियाले थे उन लोगों ने उनमें से कुछ बाइडेन के पक्ष में वोट गए हैं जरूर, और बाइडेन ने भी कुछ क्षेत्रों में ये जो मिडवेस्ट की जो बेल्ट कहते हैं वहां पर उन्होंने ट्रेड यूनियंस जो होते हैं वर्कर्स, व्हाइट वर्कर्स, उनमें से कुछों को रिझाया है वादों के साथ। तो समस्या तो हल नहीं होगी, संकट तो नहीं हल होगी, लेकिन लोकतंत्र में आप जानते ही हैं कि जो सत्तारूढ़ होते हैं उनका डिसएडवांटेज होता है, ये एंटी इनकम्बेंसी जो हम कहते हैं, तो उसका भी जरूर असर पड़ा है। ठीक है, और आखिर में आरती, भारत के नजरिए से देखें तो कितना अहम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इस बार? देखिए यूएस में जो बाइडेन आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, इंडिया ऑब्वियसली, इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, इंडिया का यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, मुझे नहीं लगता है उस पे बहुत कोई चेंज होगा, क्योंकि जो जॉर्ज बुश के टाइम से इनफैक्ट यूएस इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो प्रोग्रेस ही हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो ये मैं कहूंगी कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मुझे नहीं लगता है कि ओवरऑल कोई रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अमेरिका में जो बाइडेन आते हैं तो उसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल जियोपॉलिटिकली एक शिफ्ट, एक चेंज जरूर आएगा। वो ये होगा कि चाइना को, जिसको डोनाल्ड ट्रंप चैलेंज कर रहे थे,
ना ही किसी रिपब्लिकन ने पिछले 30 साल में, ना ही किसी डेमोक्रेट ने पिछले 30 साल में चाइना को चैलेंज किया था। इनफैक्ट उस पे ऑलमोस्ट कंसेंसस बना हुआ था रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में कि चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ही। एक स्लोगन भी इनफैक्ट मजाक के तौर पे बनाया ही गया था कि यूएस इज मेड इन चाइना, क्योंकि इतनी ओवर डिपेंडेंस है चाइना पे कि चाइना को रैटल करना, चैलेंज करना नामुमकिन सा बन गया था। वहां पे आके ट्रंप ने चाइना को एक चैलेंज दिया था, वो साउथ चाइना सी पे वो अभी हाल में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहां पे भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने चाइना को वार्न किया। तो इन सारी चीजों पे एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो बाइडेन का जो अप्रोच होगा चाइना के लिए वो डिफरेंट होगा ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप एक आउटसाइडर थे, एक डिसरप्टर थे, ना ही वो रिपब्लिकन लाइन मानते थे, ना ही वो डेमोक्रेट्स के ऑब्वियसली वो ऑपोजिट थे। तो जो उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक लाइन ली थी कि चाइना को कंटेन करना है, सप्लाई चेन्स चाइना से डाइवर्ट करके बाकी जगह लेनी है, क्वाड जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यानी वो भारत के हिसाब से ज्यादा मुफीद थी। समय की कमी है आरती, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, छोटा सा कमेंट इस पर डॉक्टर चौलिया आपका। जी मेरा मानना है प्रीति कि चाहे बाइडेन आए भी या ट्रंप रहे, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी जो सामरिक साझेदारी है वो निरंतर प्रगति करें, और नरेंद्र मोदी जी में वो काबिलियत है, वो पहले से सोचते हैं, और हमने पहले से ही इस रिजल्ट के बारे में एक प्लानिंग बना रखी है। और मुझे लग रहा है कि जनवरी 2021 से हम चाहेंगे कि अमेरिका के अंदरूनी जो अभी जो विवाद और संकट हैं वो बाहर उससे उभरें और एक स्थिर सरकार बने, ताकि हम उनके साथ मिलकर एशियाई प्रांत में संतुलन का सामरिक संतुलन बनाए रखें और बढ़ाएं। तो यही हमारी उम्मीद है कि अमेरिका सशक्त रहे, लेकिन उम्मीदें कम ही रखनी होंगी, क्योंकि जैसे आरती जी कह रही हैं, बाइडेन जिस प्रकार से आए हैं एक साफ विजेता होकर नहीं आ रहे हैं, तो वो कमजोरी रहेंगे और हमें अन्य विकल्प भी सोचने पड़ेंगे किस तरह चीन से निपटा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौलिया आपका, आरती टिकू सिंह आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमेरिका से भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और हाल के सालों में हमने देखा कि इनमें एक नया आयाम भी आया है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से संबंध स्थापित होते हैं तो बहुत संभव नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति की वजह से संबंधों की दिशा बहुत ज्यादा बदले। इसी के साथ इस खास पेशकश आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आपके सुझाव प्रतिक्रियाओं का हम इंतजार करते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।